हेलो मित्रों, जीएस विजन क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे को लेकर आया हूँ। भारत चीन संदर्भ, भारत चीन संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं इस संबंध पर वार्ता करूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में यह संबंध बहुत ही कटु, खतरनाक और नाजुक मोड़ पर है। कारण कि अभी हाल ही में चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। चीन ने भारत के भरोसे को तोड़ दिया है। पिछले 70 वर्षों में जो भरोसा बना था, जो विश्वास की डोर बंधी थी, उस विश्वास के डोर को एक झटके में चीन ने तोड़ दिया है। मित्रों, इसका प्रमुख कारण है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन जहां एक तरफ भारत के साथ वार्ता की बात करता है, व्यापार की बात करता है, तो दूसरी तरफ विस्तारवादी नीति के तहत अपनी सीमा का निरंतर विस्तार कर रहा है। और इसी कड़ी में चीन ने हाल ही में 15-16 जून की मध्यरात्रि में पूर्वी लद्दाख के गोलान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करके कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिकों की हत्या कर दी है। पिछले 45 वर्ष के पश्चात यह एक बड़ी घटना है। इसका मतलब 1975 में चीन ने एक बार असम राइफल्स के जवानों को अरुणाचल प्रदेश में धोखे से मार दिया था, और 45 वर्षों के पश्चात चीन ने कायरानापुर हरकत करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करके भारतीय सैनिकों को मार दिया है। मित्रों, इस संघर्ष में चीनी सैनिकों ने राइफल गोली का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन रॉड, पत्थर, कटीली तारों का प्रयोग करते हुए भारतीय सैनिकों को लहूलुहान कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 20 सैनिक शहीद हो गए। इसके पहले मैं बता दूं कि 6 जून 2020 को कमांडर लेवल पर मीटिंग हुई थी, और यह तय हुआ था कि चीन और भारत के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप जो गोलान घाटी है, जिस पर भारत का दावा रहा है, भारत का अधिकार रहा है, उस को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इस संबंध में यह तय हुआ था कि दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह से पीछे हटेंगी। भारत हमेशा से चीन के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाते रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 के दशक से भारत की नीति ये रही है कि भारत और चीन विकासशील राष्ट्र हैं, इसलिए भारत और चीन को आपस में मिलकर समन्वय करके व्यापार और वाणिज्य को गति देनी चाहिए। यह विश्वास भारत को है कि भारत को ऐसा करना चाहिए, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता है। 1950 के दशक में भारतीय नेतृत्व ने चीन पर भरोसा जताया और व्यापार को बढ़ावा दिया। मित्रों, 1954 में पंचशील समझौता हुआ। 1959 में जब चीनी प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका स्वागत किया। लेकिन चीन ने क्या किया? 1962 में धोखा किया। 1962 में
चीन ने भारत पर युद्ध थोप दिया। उस युद्ध में भारत की क्षति हुई, करारी हार हुई। उसके पश्चात भारत चीन संबंध सीमित हो गए। इस दरमियान चीन का रुख भारत के बजाय पाकिस्तान की ओर हो गया और पाकिस्तान को सामरिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का कार्य प्रारंभ किया। यहां तक कि पाकिस्तान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में चीन का अहम योगदान है और इस प्रकार भारत चीन संबंध बिल्कुल शिथिल हो गए और चीन का नया गठजोड़ मिल गया। वो पाकिस्तान के रूप में अब भारत का मुकाबला चीन और पाक के गठजोड़ से था। 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने भारत की चीन नीति पर परिवर्तन किया और चीन के दौरे पर जाकर चीन के साथ व्यापार और वाणिज्य के बढ़ावा देने के साथ साथ सीमा विवाद पर वार्ता के लिए सहमति बनाई। भारत और चीन के बीच व्यापार तो बढ़ा, वाणिज्य तो बढ़ा, लेकिन सीमा विवाद को लेकर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तदुपरांत 1993 में भी समझौते हुए, लेकिन जितने भी समझौते हुए हैं आज तक चीन के साथ, उन सारे समझौतों को चीन ने दरकिनार करते हुए अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के साथ धोखा किया है और वर्तमान समय में इतना बड़ा धोखा किया है कि चीन पर विश्वास करना भारत के लिए मुश्किल है। 70 वर्षों के विश्वास को गला घोट दिया है। मैं बता दूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के वुहान और भारत के मामलापुरम में जो संबंधों की केमिस्ट्री बनी थी उसको भी गहरा धक्का लगा है। इसी तरह भारत चीन राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस पर 35 कार्यक्रम होने वाले थे, उस कार्यक्रम पर भी ग्रहण लग गया है। इसी तरह भारत चीन और रूस के बीच जो त्रिगुट बना है उसकी बैठक भी होने वाली थी। अगले सोमवार को उस बैठक पर भी ग्रहण लग गया है। इसका मतलब एक ही झटके में इतने लंबे अंतराल के दौरान जो विश्वास का सेतु बना था उस सेतु को चीन ने तोड़ दिया है। इसका एकमात्र कारण है कि चीन हमेशा से भारत को संदेह की दृष्टि से देखता है और चीन चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया में सीमित रहे और उसका वर्चस्व पूरे विश्व पर हो। उसके लिए पूरा विश्व एक बाजार बन जाए। मित्रों, मैं बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत का वैश्विक स्तर पर एक पहचान बनी है। भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, जिसको लेकर चीन परेशान है और इसी का नतीजा है कि भारत ने कोविड-19 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ चीन पर जब दबाव बनाना शुरू किया तो चीन ने भारत को घेरने की नीति अपनाई और दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सीमा विवाद को हवा दिया। विश्व बिरादरी यह चाह रही है कि चीन कोविड-19 के वायरस की जांच के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे और दुनिया को बताए कि यह वायरस चीनी वायरस है। बहुत मुश्किल से चीनी नेतृत्व विश्व दबाव में आकर स्वतंत्र जांच के लिए तैयार हुआ है, लेकिन चीन को यह पच नहीं रहा है। चीन को ऐसा लग रहा है कि विश्व समुदाय
हमारे खिलाफ कहीं नहीं ना हो जाए। और चीन इस बात से डरा हुआ है कि अगर विश्व बिरादरी उसके खिलाफ होगा तो उसका व्यापार, उसका आर्थिक साम्राज्य और दक्षिण चीन सागर में जो उसका प्रभुत्व है, जो उसकी भू राजनीति है, वह सिमट जाएगी। इसका मतलब कि चीन घबराया हुआ है और इसी घबराहट का परिणाम है सीमा विवाद, सीमा पर तनाव और हमारे जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उसके संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि भारत अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना जानता है। भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने CDS बिपिन रावत के साथ बैठक करके यह तय किया है कि चीन का मुकाबला किया जाए। चीन का मुकाबला डिप्लोमेटिक स्तर पर, मिलिट्री स्तर पर, आर्थिक मोर्चे पर किया जाए। चीन को, जैसे चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन को भी भारत घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी जो सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार भारतीय सेना को चीन से लगने वाली सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो भारत चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर है, जो पूर्वी लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगता है, उन सभी 180 चेक पॉइंट पर, बॉर्डर पॉइंट पर भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। न सिर्फ थल सेना को बल्कि वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। 1500 ITBP के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। भारत यह समझ चुका है कि चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ तो डायलॉग की बात करता है, वार्ता की बात करता है और दूसरी तरफ धोखा देता है। इसका मतलब चीन दोगली नीति पर काम कर रहा है और भारत अब चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है। आंख बंद करके चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि चीन के प्रति भारत की जो नीति है उसमें बदलाव आए। और मैं बता दूं कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप जो फिंगर पॉइंट है, जिसको 8 फिंगर पॉइंट्स कहते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि पेंगोंग झील में 8 पहाड़ियां मिलती हैं जिनको 8 फिंगर्स कहा गया है। 8 फिंगर्स को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। भारत का मानना है कि फिंगर 8 तक वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जबकि चीन का मानना है कि फिंगर 2 तक वास्तविक नियंत्रण रेखा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक्चुअल कंट्रोल है। इसका मतलब यहां पर एक विवादित झील है, पेंगोंग झील, और इसी कड़ी में भारतीय क्षेत्र में ITBP का बेस कैंप है। अब ये जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा डिफाइंड है, उस तरह से भारत और चीन के बीच इंडो चाइना जो बॉर्डर है, जो सीमा है, जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड।
और ये विवाद लंबे समय से चले आ रहा है, लेकिन 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी भारत के टेरिटरी में रहा है और भारत अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए संप्रभुता रखता है। मैं बता दूं कि भारत ने इस संप्रभुता की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया है, लेकिन चीन ने निरंतर धोखा दिया है। भारत का मानना है कि फिंगर 8 तक, ये फिंगर क्या है, तो ये 8 पहाड़ियां ये पैंगोंग झील में आकर मिलती हैं और ये जो पूर्वी लद्दाख का जो गैलवान घाटी है वह 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसका मतलब कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारतीय सैनिक इस बात से आश्वस्त थे कि चीन अपने वायदे के अनुरूप जो 6 जून 2020 को जो कमांडर लेवल पर सहमति बनी थी, उस सहमति के अनुकूल उस पोस्ट PP-14 से वापस चला जाएगा, लेकिन चीनी सैनिक PP पोस्ट 14 से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे नहीं हटे, बल्कि घात लगाकर बैठे हुए थे। इस बीच कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में बिहार रेजिमेंट के जवान इस क्षेत्र का दौरा कर यह देखना चाहते थे कि चीन अपने वायदे के अनुरूप पीछे हटा है या नहीं। मैं बता दूं कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था और समझौते के तहत यह तय हुआ था कि भारत और चीन जब वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में पेट्रोलिंग करेंगे तो बिना हथियार के पेट्रोलिंग करेंगे। इसी नीति के तहत भारत और चीन के सैनिक इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग तो करते हैं, लेकिन हथियार लेकर नहीं, बिना हथियार लेकर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि चीन के सैनिक ऊंचाई पर थे और भारतीय सैनिक नीचे थे और घात लगाकर बैठे हुए थे। अचानक रड, पत्थर और कटीले तारों से हमला करके भारतीय सैनिकों को लहूलुहान कर दिया। बहुत सारे सैनिक कम तापक्रम की वजह से मारे गए, बहुत से सैनिक नदी में बह गए। इसका मतलब लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान सिर्फ सैनिकों का नहीं, बल्कि भारत के विश्वासघात को भी लहूलुहान कर दिया है। अब मैं आपको मैथ के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत और चीन का जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो वास्तव में क्या है। मित्रों, हम लोग मैप के माध्यम से भारत और चीन की बाउंड्री को समझने का प्रयास करेंगे। ये भारत का मैप है। देखिए, ये जब पूर्वी लद्दाख है जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ये लद्दाख का जो क्षेत्र है जिस पर चीन ने आक्रमण किया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास किया है। तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमाएं लगती हैं। यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पर नेपाल आता है। ये नेपाल का क्षेत्र है जो उत्तराखंड से लेकर सिक्किम और उत्तर प्रदेश और बिहार से इसकी सीमा लगती है। इसका मतलब कि चीन और भारत के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है, जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। लेकिन इस रेखा को हमेशा चीन ने अस्वीकारा है। चीन ने इस रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया है। हालांकि 1962 के युद्ध के पश्चात अक्साई चीन देखिए, अक्साई चीन का ये क्षेत्र है जो पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है। इसके लगभग 48,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और 1962 के युद्ध के पश्चात 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक संधि करके लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर भूमि, अपनी भूमि को जो POK का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि था, उसको दे दिया। किसको? चीन को दे दिया। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का क्षेत्र जो है वो चीन के नियंत्रण में है। और अक्साई चीन और तिब्बत को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग के बीच में वास्तविक नियंत्रण के करीब ग्वालान घाटी आता है। और चीन को ऐसा लगता है कि अगर इस ग्वालान घाटी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, तो भारत को सामरिक रूप से कमजोर किया जा सकता है। भारत को दक्षिण एशिया में सीमित किया जा सकता है। भारत के वैश्विक प्रभाव को रोका जा सकता है। इसी कड़ी में उसने एक प्लान तैयार किया। हालांकि मई में चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने हुई थी, लेकिन उस समय मामला टल गया। इसके पहले मैं बता दूं, 1962 के युद्ध के पश्चात 1967 में भारत ने बदला ले लिया था। 67 में भारत ने बदला लिया था चीन से, और बड़ी संख्या में उस समय एक अनुमान के अनुसार 300 से 400 चीनी सैनिक मारे गए थे और 80 से लेकर 200 भारतीय सैनिक हताहत हुए थे। इसका मतलब कि 1967 में भारत ने 1962 के युद्ध का बदला ले लिया था। लेकिन 1975 में पुनः चीन ने अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के 4 जवानों को धोखे से मार दिया था। इसका मतलब 1975 के पश्चात 2020 में पुनः एक बार चीन ने धोखा दिया है। मैं बता दूं, अक्साई चीन के बीच भारत चीन के नज़दीक स्थित है। यहाँ से वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है और चीन ने इस क्षेत्र में आवश्यक सैनिक सामान पहुंचाने के लिए निर्माण का कार्य कर चुका है। इसका मतलब गोलान घाटी के करीब तक चीन की पहुंच हो चुकी है। भारत अपने संप्रभु क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के माध्यम से कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर युद्ध की स्थिति में आवश्यक साजो सामान को आसानी से पहुंचाया जा सके।
चीन को आपत्ति है, चीन को आपत्ति है। चीन चाहता है कि भारत अपने संप्रभु क्षेत्र में सड़क निर्माण के कार्य को रोक दे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को रोक दे। भारत का यह संप्रभु अधिकार है, भारत अपने क्षेत्र में संप्रभुता रखता है और भारत का ऐसा मानना है कि उसे अपनी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि दौलत बेग गोल्डी से गोलान घाटी होते हुए भारत एक सड़क निर्माण कर रहा है जिसको DCBO कहा गया है और 323 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब से गुजरती है। और इस सड़क के निर्माण हो जाने के पश्चात भारत आसानी से युद्ध के समय चीन का मुकाबला करते हुए आवश्यक सैन्य उपकरणों को युद्ध स्थल तक पहुंचा सकता है। चीन का विरोध है, चीन का ग्रीवांसेज है, चीन का इस पर रिजर्वेशन है कि भारत इस निर्माण कार्य को रोक दे। भारत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत का मानना है कि भारत जो भी कुछ कर रहा है वो अपने संप्रभु क्षेत्र में कर रहा है, ये भारत का मानना है। इसका मतलब भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसको LAC कहा जाता है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हालांकि 1962 के बाद भी गोलान घाटी पर भारत का नियंत्रण रहा है, लेकिन इधर चीन ने एक नया स्ट्रेटजी तैयार किया है। चीन के ड्रैगन ने एक नया स्ट्रेटजी तैयार किया है कि गोलान घाटी पर अवैध कब्जा करके सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस घाटी पर अपना बेस कैंप बनाकर भारत को घेरा जाए। मैं बता दूं कि भारत इस समय एक साथ नेपाल और पाकिस्तान से भी सीमा विवाद को लेकर वार्ता कर रहा है। इसका मतलब कि नेपाल पिछले दिनों चीन के इशारे पर सीमा विवाद को हवा दिया है। और मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिन पहले नेपाली संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करके उत्तराखंड के, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिपुलेख कालापानी लिपुधीरिया को अपने नक्शे में दिखाया है। इसके पहले तक ये जो क्षेत्र रहे हैं उत्तराखंड के रहे हैं, इसका मतलब एक लंबे, इस पर भी एक कंट्रोवर्सी रही है। भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी अंग्रेजों के समय और महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा को सीमांकित करती है। वर्तमान समय में नेपाल में कम्युनिस्ट समर्थित, चीन समर्थित कम्युनिस्ट की सरकार है। ओपी कोहली शर्मा वहां के प्रधानमंत्री हैं और चीन के इशारे पर नेपाल ने ये नया विवाद पैदा किया है। मैं बता दूं कि पिछले दिनों नेपाली सैनिकों ने बिहार के सीतामढ़ी के एक नागरिक की हत्या कर दी और कई लोगों को हताहत कर दिया। इसका मतलब कि चीन के गोद में नेपाल चला गया है। पाकिस्तान पहले से चीन के साथ है। इसका मतलब कि भारत की जो समस्या है वो एक साथ 3 मोर्चे पर है, एक साथ चीन के साथ, नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ। वो सीमा को लेकर वार्ता कर रहा है, विवाद चल रहा है। पश्चिमी लद्दाख जो है इसमें सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का बेस कैंप है। और इसका मतलब कि पश्चिमी लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगती है और पूर्वी लद्दाख की सीमा चीन से लगती है। तो पूरब की तरफ चीन है, पूरब की तरफ चाइना है, पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है। इसका मतलब कि पाकिस्तान भी चीन के इशारे पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करके भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल जो भारत का मित्र राष्ट्र रहा है, जहां से बेटी रोटी का संबंध रहा है, मैं मानता हूं कि भारत और नेपाल की मैत्री संधि 1950 की है और भारत और नेपाल के बीच ऐसा कहा जाता है कि बेटी रोटी का संबंध रहा है, भाषाई समानता है,
सांस्कृतिक मेलजोल है, उस सांस्कृतिक मेलजोल को चीन ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से धूमिल किया है और नेपाल तक रेल लिंक जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर नेपाल तक चीन की पहुंच हो जाती है, अगर नेपाल की निर्भरता चीनी सामानों पर हो जाती है, तो नेपाल भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं बता दूं कि 80% जो नेपाल में सामान आते थे वो भारतीय बाजार से आते थे, 20% विदेशी उत्पाद आते थे, लेकिन अभी की स्थिति में 80% जो सामान है वो चाइना से आ रहा है और 20% जो सामान है वो भारत से आ रहा है। मैं बता दूं कि पिछले कुछ वर्ष पहले नेपाल में भूकंप आया था तो सबसे पहले राहत पहुंचाया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वहां की सरकार ने चाइना का गुणगान किया, भारत का गुणगान नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर रणनीति बदल चुकी है, स्ट्रेटजी बदल चुकी है। नेपाल की रणनीति ये है कि वह चीन के हाथ खेले और चीन नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब कि जियोपॉलिटिक्स ये है, जियोपॉलिटिक्स ये है, चीन की जियोपॉलिटिक्स ये है कि दक्षिण चीन सागर में उसकी स्थिति मजबूत हो और वह बहुत बड़ा बाजार चाहता अपने लिए। उसको लगता है कि कोविड-19 एक अवसर होगा। हालांकि कोविड-19 को लेकर खुद चीन घिर चुका है। पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश इसके लिए चीन को जिम्मेवार मान रहा है कि कोविड के वायरस को फैलाने में चीन ने लापरवाही बरती है और WHO ने सही समय पर विश्व को इस संबंध में सूचित नहीं किया। इसका मतलब चाइना ने WHO के साथ मिलकर इस महामारी के संबंध में विश्व जगत को, विश्व समुदाय को सही समय पर सूचना नहीं दिया। इसके कारण इस वायरस का प्रसार पूरे विश्व में हो गया और पूरा विश्व इन दिनों चाइना को घेरने में लगा है। आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसा देश, अमेरिका जैसा देश चीन को इसके लिए जिम्मेवार मान रहा है। चीन इस पर खिड़ चुका है और चीन इस पर अपनी स्थिति को घिरते देख आप ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद को हवा दे रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने का जो दुस्साहस किया है वो इसी का नतीजा है। उसको ऐसा लगता है, चीन को ऐसा लगता है कि यह सही समय है भारत को घेरने का। उसको लगता है कि विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार उसे मिल जाएगा कोविड-19 के पश्चात। अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी चीन के खिलाफ है। वियतनाम, जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है, हांगकांग जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है, वहां के लोग भी इस हमले के खिलाफ हैं, यानी इस हमले के खिलाफ हैं, चीन के खिलाफ हैं। इसका मतलब वैश्विक स्तर पर इस हमले की निंदा की गई है। मैं बता दूं कि इस हमले में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन चीन अपने सैनिकों के हताहत होने के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं देना चाहता है। तो मैं ग्राफिक के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यही एरिया है जिस एरिया में भारत दौलत बेग गोल्डी से गलवान घाटी होते हुए 323 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। इसका मतलब कि भारत ने अपने टेरिटरी में सड़क निर्माण करके अपने सामरिक हित को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि लेह से दौलत, देखिए यहां पर लेह है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये लेह है और दौलत बेग गोल्डी है। ये सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इसका मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भारत पहुंचना चाहता है। चूंकि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा तक अपनी पहुंच
स्थापित कर लिया है। चीन इन दिनों क्या कर रहा था कि गोलवान घाटी में एक बेस कैंप स्थापित करना चाह रहा था, जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया। चीन को पीछे हटना पड़ा। 2013 में भी इस तरह की हरकत कर चुका है। 2017 में भूटान के टेरिटरी में घुसकर चीन सड़क निर्माण कर रहा था, जहां पर भारतीय सैनिक पहुंचकर भूटान की संप्रभुता की रक्षा करते हुए लगभग 70 दिनों तक मुकाबला करते हुए चीनी सैनिकों को 2017 में पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया। मित्रों, भारत एक बार 1962 में चीन से हार गया है, लेकिन आज भारत की परिस्थिति वो नहीं है। भारत सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त है। भारत का नेतृत्व जो है मजबूत है, विपक्ष भी साथ है। भारत की चीनी नीति 1988 की जो राजीव गांधी की है, उसको बदलने की जरूरत है। अब जरूरत इस बात की है कि भारत आंख बंद करके चीन पर विश्वास न करे और एक तरफ राजनयिक मोर्चे पर जहां चीन को घेरने की बात चल रही है, वहीं सैन्य मोर्चे पर भी काम तेजी से चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी चीनी कंपनियों को भारत में आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं कि भारत ने चीन को चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी जो है वो कम करने का प्रयास कर रहा है और भारत चीन से ऑटोमोबाइल, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का भारी मात्रा में आयात करता है और भारत सरकार का ऐसा विश्वास है कि दूसरे देश की कंपनियों पर ऐसे सामानों की निर्भरता को बढ़ाई जाए और चीनी कंपनियों को भारत से बाहर किया जाए। दूसरी बात कि दवा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर है और मित्रों, यही अवसर है जब आर्थिक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकता है। इसका मतलब किस विभाग में भारत के लिए एक अवसर छिपा है, अवसर है आत्मनिर्भर भारत। अब भारत का जो व्यापार है चीन के साथ, वो किसके पक्ष में है? वो व्यापार चीन के पक्ष में है। ट्रेड ऑफ बैलेंस चीन की तरफ झुका हुआ है। जरूरत इस बात की है कि चीन जो भारत के बाजार में अपनी सीधी पहुंच बना चुका है, उसको आर्थिक रूप से मारा जाए। अगर चीन को आर्थिक चोट लगती है तो चीन संभलेगा। यही अवसर है जब हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। स्वदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए भारत के नागरिकों को प्रेरित कर सकते हैं और भारतीय कंपनियों को मौका मिलेगा कि उन रॉ मटेरियल्स का यहाँ उत्पादन करें। दूसरे देश के साथ, दूसरे देश की कंपनियों को भारत में आकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उन उत्पादों का निर्माण करके चीन पर निर्भरता जो है उसको समाप्त करके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय कंपनियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग शुल्क मैं बता दूं कि भारत ने चीन को इकोनॉमिक कंसेशन देने से इनकार कर दिया है और एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। आपको मालूम है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 2 अस्थायी सदस्य हैं और भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य नामित किया गया है। इसका मतलब कि भारत सुरक्षा परिषद के मंच का प्रयोग करके अपने अस्थायी दावेदारी का दावा कर सकता है। सुरक्षा परिषद में भारत की पहुंच जब हो जाएगी तो चीन की दादागिरी समाप्त होगी और चीन जो भारत का एक बहुत बड़ा
चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, वो बाजार एक झटके में समाप्त हो जाएगा। चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, स्वदेशी कंपनियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए और चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर चीनी सामानों के आयात को हतोत्साहित किया जाए। हालांकि चीन रियायत चाहता है, लेकिन भारत ने रियायत देने से इनकार कर दिया है। चीन जो है भारत के साथ रियायत चाहता है, लेकिन भारत ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर चीनी कंपनियों को एक झटके में बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसका मतलब और WTO के गाइडलाइन के अनुसार जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको यह अधिकार है कि अगर किसी देश का सामान उसके देश में कम मूल्य पर मिलता है तो दूसरे देश के सामान पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर उसके आयात को हतोत्साहित कर सकता है। और चीनी जो सामान है जो भारत में सस्ते दर पर मिल रहे हैं उन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर भारत चीनी उत्पादों को भारतीय बाजार से बाहर कर सकता है। तो एक भारत के लिए अवसर है कि वह कैसे विश्व समुदाय को रीएड्रेस करता है। मैं मित्रों में बता दूं कि इस हमले के बाद चीन के प्रति विश्व समुदाय का नजरिया बदला हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसा देश ये मानकर चल रहे हैं कि भारत और चीन एशिया के दो बड़े राष्ट्र हैं और इन दोनों देशों के सेनाओं के बीच अगर लंबे समय तक सीमा को लेकर गतिरोध पैदा होता है तो इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा उत्पन्न होगा। रूस जो भारत का और चीन का मददगार देश है, तटस्थ देश है, वो चाहता है कि भारत और चीन अपने सीमा विवाद का शीघ्र से शीघ्र समाधान करें। हांगकांग, ताइवान जैसा देश भारत के समर्थन में है। पाक अधिकृत कश्मीर POK, देखिए ये POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है। जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है, तब से ऐसा लगता है कि लद्दाख पर भारत का जो दावा है वो और मजबूत है और भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस कश्मीर पर भी दावा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाता है उसको एक आर्थिक कॉरिडोर है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। और भारत ने कह दिया है कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को आज नहीं तो कल आजाद कराएंगे और भारत मिलाएंगे। इससे घबराया हुआ है चीन कि अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना जो एक आर्थिक कॉरिडोर है उसको झटका लगेगा और वैसी परिस्थिति में भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी। इसका मतलब कि हर हाल में चीन चाहता है कि गोलान घाटी पर उसका एक बेस कैंप हो, लेकिन भारत हर हाल में चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने शहादत देकर अब चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया है। मैं बता दूं कि मेजर जनरल स्तर पर अभी हाल ही में वार्ता हुई थी। इस हमले के बाद जो वार्ता निष्फल रही, विदेश मंत्री भारत के जयशंकर चीनी समकक्ष के साथ टेलीफोन के माध्यम से संपर्क स्थापित कर चुके हैं। हालांकि चीन ने यह कहा है कि भारत ने उसकी संप्रभुता का हनन किया है, जबकि यह गलत है। चीन ने भारत की संप्रभुता में प्रवेश करके भारत की संप्रभुता को बदलने का प्रयास किया है। भारत के भीतर घुसने का प्रयास करके
एक बेस कैंप स्थापित करने का प्रयास किया है जो भारत को स्वीकार नहीं है। उल्टे इस टोटल पूरे घटनाक्रम के लिए भारतीय सेना को दोषी मान रहा है, जबकि वास्तविकता यह है और विश्व समुदाय को भी पता है कि इस घटनाक्रम के लिए चीन दोषी है, भारत कतई दोषी नहीं है। भारत हमेशा से, मैं 1950 से लेकर आज तक की बात मैंने बता दिया कि हमेशा भारत की नीति चीन के प्रति एक विश्वासपरक रही है। कभी भारत ने उसके खिलाफ आक्रामक नीति नहीं अपनाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी चीन नीति में बदलाव लाए। ऐसी राय जो रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि 1988 में राजीव गांधी ने जो चीनी नीति अपनाई थी उस नीति को तिलांजलि दिया जाए और चीन पर आंख बंद करके भरोसा ना किया जाए, क्योंकि चीन ने भरोसा तोड़ दिया है, विश्वास तोड़ दिया है। जरूरी है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें, चीनी कंपनियों का बहिष्कार करें। जो ग्लोबल टेंडर हो रहा है, मैं बता दूं, इस ग्लोबल टेंडर में बहुत सारी चीनी कंपनियां आने वाली हैं। एक टनल बनने वाला है उत्तराखंड में, उस टनल के निर्माण में चीनी कंपनियों को भी मौका मिला है। भारत ने अभी 12 जून को एक टेंडर रीओपन किया था, लेकिन अभी टेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ है और भारत की बदली हुई परिस्थिति में यह नीति होगी कि चीनी कंपनियों को वो टेंडर न मिले और हम जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखे हैं उस सपने को साकार करने का ये सही वक्त होगा। अगर भारत का नेतृत्व विपक्ष को